A very good morning to everyone. This is Gurukul Global Crianza, Class 5, Subject SS. And as you know, we are continuing with our chapter number 18, The British Raj and the First War of Independence. I hope आपने अपनी लास्ट वीडियो इस चैप्टर की उसे अच्छे से देखा है, समझा है और आपको वो कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। उसमें हमने देखा था कि कैसे अलग अलग यूरोपियन कंट्री से ट्रेडर्स इंडिया में आ रहे हैं। उन्होंने अपनी अपनी कंपनीज़ को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया और जो ब्रिटेन के ट्रेडर्स हैं उन्होंने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया और धीरे धीरे वो ट्रेडर से कैसे रूलर्स बन गए। उन्होंने इंडिया को रूल करना स्टार्ट कर दिया। उनके रूल से इंडियंस बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे थे, discontent among Indians. Soon there was a widespread discontent among the Indians. The officers of the East India Company used unfair means to get rich. जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे वो बहुत ज़्यादा अनफेयर तरीके यूज़ कर रहे थे रिच होने के लिए। ठीक है, उनको कोई परवाह नहीं थी कि इंडियंस कैसे सफ़र कर रहे हैं, वो दिन ब दिन पुअर होते जा रहे हैं, बस उनको खुद अपना पैसा कमाना था। वो क्या कर रहे थे, फार्मर्स इन इंडिया उन्हें फोर्स कर रहे थे कौन सी क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, इंडिगो एंड कॉटन विच प्रोवाइड द ब्रिटिश रॉ मटेरियल। वो इंडियन फार्मर्स को ऐसी क्रॉप्स ग्रो करने के लिए फोर्स कर रहे थे जिनसे उनकी ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको रॉ मटेरियल मिल सके। कौन सी ऐसी क्रॉप्स थी? कॉटन एंड इंडिगो। ब्रिटिश क्या करते थे, उनको बहुत ज़्यादा लो प्राइस में फार्मर से ख़रीद लेते थे। ब्रिटेन में उनको बहुत हाई प्राइसेस पर बेचते थे जिनसे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। और जो इंडिया के फार्मर्स हैं वो डे बाय डे क्या हो रहे थे, बहुत ज़्यादा पुअर हो रहे थे, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, जिसकी वजह से वो वाइल द ब्रिटिश मेड ह्यूज प्रॉफिट्स, लेकिन ब्रिटिश को इनसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। द मिल्क क्लॉथ मेड बाय ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ वॉज सोल्ड इन इंडिया। जो ब्रिटिश अपने इंडस्ट्रीज़ में क्लॉथ बनाते थे वो वापस आकर वो फिर इंडिया में ही सोल्ड करते थे ऑन द हाई प्राइजेस, ऑन द वेरी लो प्राइजेस। ओके, जिनके उनके क्लॉथ की, क्योंकि वो मशीन में बना हुआ होता था, क्वालिटी भी अच्छी होती थी और प्राइस भी कम होता था, जिसकी वजह से इंडिया में लोगों ने उनका बनाया हुआ जो क्लॉथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इसके रिज़ल्ट क्या हुए? एज अ रिज़ल्ट द इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री सफ़र्ड एंड द वर्कर्स बिकम पुअरर। जिससे जो इंडिया की हैंडलूम इंडस्ट्री थी, इंडिया में पीछे क्या होता था, जो क्लॉथ है वो हाथ से बनाया जाता था। एक सिंपल सी मशीन थी जिसे हम हैंडलूम बोलते हैं, क्लॉथ को बनाने की ये मशीन है, उससे क्लॉथ बनाया जाता था जो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं होता था। लेकिन जो ब्रिटेन है वो अपनी बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में क्लॉथ बनाते थे जो अच्छी क्वालिटी के होते थे और उनके प्राइस भी कम थे। तो लोगों ने उन कपड़ों को ज़्यादा ख़रीदना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो इंडिया की हैंडलूम इंडस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी, उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। ट्रेडर्स ऑल्सो सफ़र बिकॉज द गुड्स कमिंग फ्रॉम द ब्रिटेन। जो व्यापारी थे वो भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे क्योंकि उनका भी कोई सामान खरीद ही नहीं रहा था, सब लोग वही चीज़ें खरीद रहे थे जो ब्रिटेन से आ रही थी। तो इंडिया में जो ट्रेडर्स हैं, फार्मर्स हैं, इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री, इन सब की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। इसके बाद ब्रिटेन है जो वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने क्या किया, और भी बहुत सारे अनजस्ट लॉ बनाए जिसके थ्रू वो इंडिया के लैंड को कंट्रोल करते थे। उन्होंने एक लॉ बनाया, इफ़ अ रूलर डाइड विदाउट ए चाइल्ड हिज किंगडम वुड बी टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश। अगर इंडिया में कोई किंग है, वो किंग बिना किसी चाइल्ड के ही उसकी डेथ हो जाती है, तो वो अपना जो पूरे का पूरा किंगडम है वो किसी और को नहीं दे सकता, वो ऑटोमेटिकली
ब्रिटेन के अंडर आ जाएगा, ब्रिटिश अंग्रेज़ों के अंडर आ जाएगा। नवाब्स ऑफ इंडिया वर अनहैप्पी बाय दिस। जो किंग थे और नवाब थे इंडिया के जो रूल कर रहे थे, वो इन लॉज से बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थे। मैनी ऑफ इंडियंस द फार्मर वर्कर ट्रेडर्स एंड रूलर्स वर एंग्री एंड डिससेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश। इंडिया के बहुत सारे किंग्स, रूलर्स, ये सब जो थे ब्रिटिश से डिससेटिस्फाइड थे, वो उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा थे कि ये सब वो कर क्या रहे हैं। इसलिए सच अ सिचुएशन एग्जिस्ट, देयर वर अ चांसेस ऑफ रिपोर्ट एंड और एन अपराइजिंग। तो उन्होंने क्या किया, आंदोलन करने की सोची नहीं, उन्होंने किए भी। बहुत सारे जगह जगह पर लोगों ने इकट्ठे होना शुरू किया, अपराइजिंग्स होनी स्टार्ट हुई। पीपल फॉरगेट देयर फियर्स। उन जो लोग थे वो अपना डर भूल गए कि हाँ ब्रिटिश हमारे साथ ये कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं, वो सब कुछ भूल गए। एक साथ हुए, टुगेदर राइज अगेंस्ट द रूलर्स। अपने डर को भुलाकर एक साथ आए और एक साथ उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश जो थे यहाँ पर रूल कर रहे थे उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। और जो ये रिवॉल्ट था इसने क्या किया, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 का नाम ले लिया, जो बहुत ही जल्दी पूरे के पूरे इंडिया में स्प्रेड हो गया। सो हियर वी हैव रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसे हम द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। वैसे तो जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है वो 1947 को हुई थी, इसके 100 साल बाद, लेकिन वो सेकंड वॉर थी। फर्स्ट वॉर इसे कहते हैं, इसमें हम फेल हो गए थे जिसकी वजह से हमें सेकंड वॉर भी करनी पड़ी। सो इसमें क्या हुआ था, बिफोर द रिवोल्ट स्टार्टेड देयर वर सेवरल मंथ्स ऑफ टेंशन अमंग द इंडियन सोल्जर्स बिकॉज ऑफ न्यू राइफल्स दे हैड टू यूज़। इंडिया के बहुत सारे सोल्जर्स ऐसे थे जो ब्रिटिश आर्मी में उनको काम करना पड़ रहा था। ब्रिटिश ने उन्हें क्या दी थी, एक नई राइफल्स दी थी जिनको उन्हें यूज़ करना था। और उन न्यू राइफल से इंडियन सोल्जर्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो वो राइफल्स थी उनको यूज़ करने के लिए उनको टू लोड दिस राइफल्स द सोल्जर्स हैड टू बाइट ऑफ द एंड्स ऑफ ग्रीस्ड कार्टिरिज। उनको उन राइफल्स के जो कार्टिरिज हैं उनको बाइट ऑफ करना पड़ेगा, मतलब मुंह से खोलना पड़ेगा। और ऐसा कहा जाता है कि जो वो ग्रीस थी उन राइफल्स पर यूज़ की जाती थी। द रूमर स्प्रेड अमंग द सोल्जर्स दैट कार्टिरिज वर ग्रीस्ड अप बाय द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। वो काउज और पिग्स के फैट से बनी है। अब हमारे इंडिया में होता क्या है, जो हिंदूज़ हैं वो काउज़ को बहुत ज़्यादा स्केर्ड मानते हैं, मीन्स उनको पूजते हैं। और जो मुस्लिम्स हैं वो पिग्स को अनक्लीन मानते हैं कि अच्छा नहीं मानते। तो दोनों तरफ से जो सोल्जर्स थे, चाहे वो हिंदूज़ थे चाहे वो मुस्लिम थे, वो ऐसा नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए ब्रिटिश से। और ये भी एक वजह थी जिसकी वजह से जो ये 1857 का रिवोल्ट है वो हुआ, 1857 की अपराइजिंग हुई। ऑन द 29 मार्च 1857 एन इंडियन सोल्जर मंगल पांडे अटैक्ड अ ब्रिटिश ऑफिसर नियर कोलकाता। ब्रिटिश आर्मी में इंडियन सोल्जर थे एक मंगल पांडे के नाम के, उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर पर अटैक किया कोलकाता के नियर। देयर वॉज अ वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट अमंग anger among the Indian soldier when मंगल पांडे was hanged on 8 अप्रैल, जिसकी वजह से मंगल पांडे को क्या कर दिया गया, फांसी की सज़ा सुनाई गई। इससे जो इंडियन से उनका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। इंडियन सोल्जर इन मेरठ शूट डाउन देयर ऑफिसर एंड टुक ओवर मेरठ। इसके बदले में अब इंडियन सोल्जर्स ने क्या किया, उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के बहुत सारे ऑफिसर्स को मार दिया। कहाँ पर? मेरठ में, और मेरठ को पूरा अपने कंट्रोल में कर लिया। दे हैड मार्च टू दिल्ली एंड परस्यूड द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर टू लेड द रिवोल्ट। उन्होंने मेरठ से
दिल्ली तक एक मार्च किया, वो चल गए और दिल्ली जाकर जो मुग़ल के लास्ट एम्परर थे बहादुर शाह जफ़र, उन्हें कहा कि वो इस रिवोल्ट को लीड करें, आगे आएँ। द रिवोल्ट स्प्रेड रैपिडली टू द अदर पार्ट ऑफ इंडिया। ये रिवोल्ट बहुत ही जल्दी पूरे इंडिया के दूसरे पार्ट्स में भी स्प्रेड हो गया। अलग अलग पार्ट से लोग इकट्ठा हो रहे थे इस रिवोल्ट में शामिल होने के लिए। डिफरेंट लीडर्स लेड द रिवोल्ट इन डिफरेंट पार्ट्स। अलग अलग पार्ट्स में इस जो रिवोल्ट है उसके अलग अलग लीडर्स से, कौन कौन से लीडर्स थे वो? दीज आर द नाना साहेब, टांटिया तोपे, रानी लक्ष्मीबाई एंड बेगम हज़रत महल। अलग अलग पार्ट्स में ये रिवोल्ट चल रहा था और इनके अलग अलग लीडर्स थे। बट द ब्रिटिश हैड सुपीरियर वेपन एंड ग्रेटर मिलिट्री स्ट्रेंथ। लेकिन जो ब्रिटिश थे उनके पास एक बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी के वेपन थे, वेल ट्रेंड आर्मी थी, जिसकी वजह से हमारे जो ये सोल्जर्स थे वो ब्रिटिश आर्मी का सामना नहीं कर पाए। एंड एक रीज़न ये भी था, इंडियन ऑल्सो साइडेड विद द ब्रिटिश। इंडिया के बहुत सारे रूलर ऐसे थे जिन्होंने इंडिया को छोड़कर ब्रिटेन का साइड लिया। इन कुछ वजह के कारण हम 1857 के रिवॉल्ट में सक्सेसफुल नहीं हो पाए और हमें और बहुत टाइम तक ब्रिटेन की जो गुलामी थी वो सहन करनी पड़ी। लेकिन 1947 ये ज़्यादा 100 साल तक ये चला, लेकिन एक दिन ऐसा आया 1947 में जब फाइनली हमें इंडिपेंडेंस मिल गई। सो हियर जो 1857 का वॉर है उसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। वॉज फाइनली क्रश बाय ब्रिटिश ने इसको क्रश कर दिया था, उनकी इसमें जीत हुई थी। हाउएवर, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ब्रिटिश इसमें जीत गया था। उन्हें एक अंदाज़ा हो गया था कि जो इंडियन लोग हैं वो उनसे अब ज़्यादा खुश नहीं हैं, वो कभी भी दूसरी बार फिर से रिवॉल्ट कर सकते हैं। In 1858 द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू टेक अंडर इट्स डायरेक्ट कंट्रोल। अब तक इंडिया में 1857 तक इंडिया को कंट्रोल कौन कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन अब इस रिवॉल्ट के बाद जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया कि जो ये कंपनी है वो अब इंडिया को कंट्रोल नहीं करेगी, बल्कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट खुद इंडिया को कंट्रोल करेगी। तो 1857 के साथ क्या हुआ, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था वो इंडिया पर ख़त्म हो गया और अब किसका रूल स्टार्ट हो गया? डायरेक्ट ब्रिटेन का। ब्रिटेन की गवर्नमेंट अब हमें डायरेक्ट रूल कर रही थी। तो उन्होंने क्या किया, अ वाइसरॉय वॉज अपॉइंटेड टू रूल ओवर इंडिया। पहले गवर्नर जनरल रूल करते थे इंडिया को, अब उन्होंने ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने इंडिया में अपने वाइसरॉयज़ को भेजना स्टार्ट किया। थोड़ा रिवॉल्ट फेल्ड, हालांकि रिवॉल्ट जो फेल हो गया, बट इंडियंस वर इंस्पायर्ड बाय द ब्रेवरी ऑफ दोज हु फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। इट वॉज मेड रियलाइज द अनजस्टिस ऑफ ब्रिटिश। हालांकि हमने रिवॉल्ट जो किया था वो फेल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने इससे कुछ सीखा नहीं। जिन लोगों ने इस रिवॉल्ट में बहुत ही ज़्यादा बहादुरी से फाइट की, उनसे इंडियंस बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए, उनको इंस्पिरेशन मिली कि आगे वो ऐसे ही लड़े किनके? ब्रिटिश के अगेंस्ट। सो दिस इज़ ऑल इन दिस चैप्टर। रीड द चैप्टर वेरी केयरफुली, वॉच द वीडियो। जो ना समझ में आए यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी, मैसेज मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।